आज मेरा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे। सबसे पहले हम अभिक्रियाओं को संतुलित करने का तरीका देखेंगे। तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पहले हम जानते हैं कि उच्च तापक्रम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनाती है और इसी अभिक्रिया को निम्न तापक्रम पर संपन्न करने हेतु उत्प्रेरक मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाना पड़ता है। इस प्रकार प्रतिक्रिया को निम्न अनुसार लिखा जा सकता है। पहला है KCO3 को जब हम गर्म करते थे KCO प्लस ऑक्सीजन। उपरोक्त अभिक्रियाएं पोटेशियम तथा कैल्शियम की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों दिशाओं में बराबर परंतु ऑक्सीजन की संख्या असमान होता है। अतः संतुलित करते समय हम उस तत्व को ध्यान केंद्रित करेंगे जिसकी संख्या सबसे अधिक है। वह निश्चित ही है या ऑक्सीजन है या तीन ऑक्सीजन है तो दाईं और यह संख्या केवल 2। अब क्या करेगा? आगे है बाईं ओर अभिकारकों को 2 से गुना करके तथा दाईं ओर ऑक्सीजन के 3 से गुना करके। अब हम देखेंगे क्या कि तीनों ओर ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो रही है। हाँ, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। पहला 2KCO3 तो KCO प्लस 3O2। अब K तथा Cl को दोनों ओर देखेंगे कि क्या दोनों की संख्या दोनों ओर बराबर है। नहीं, बाईं ओर K तथा Cl की संख्या 2 है पर K तथा Cl तो दाईं ओर केवल एक K तथा Cl की है। अब आप दाईं ओर भी KCl को 2 से गुना कर देंगे और देखेंगे कि क्या अब सभी तत्व संतुलित हो गए हैं। तो 2KCO3 प्लस 2KCO प्लस O3। लेकिन हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं, वह है कि पदार्थ की अवस्था जिनसे अभिक्रिया यह पता चलता है कि कौन सा अभिकारक किस अवस्था में है। जैसे कि 2KCl मतलब यह सॉलिड है तो जब अभिक्रिया हम करेंगे तो 2KCl सॉलिड प्लस 3O2 जो गैस के रूप में प्राप्त हो रहा है। आगे है 2KCO3 या सॉलिड है MnO3 या भी सॉलिड है। जब दोनों में अभिक्रिया होगा तो 2KCl प्लस 3O2 प्लस MnO2। अब यह समीकरण पूर्ण तथा संतुलित उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसी समीकरण को हम निम्न अनुसार लिख सकते हैं। जैसे कि 2KCO3 या सॉलिड रूप में है तो MnO2 सॉलिड जब दोनों में अभिक्रिया होगा तो 2KCl R ब्रैकेट R प्लस 3O या गैस के रूप में प्लस MnO2 या सॉलिड है। या MnO2 की मात्रा बाईं और दाईं दोनों ओर बराबर रहती है क्योंकि वह एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे है इसी तारतम्य में एक दूसरे का उदाहरण लेते हैं। जैसे कि लोहा और ऑक्सीजन जब CO से अभिक्रिया करता है तो लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी समीकरण में सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीजन परमाणु है। अतः सबसे पहले इसी को हम संतुलित करेंगे। बाईं तरफ 4 ऑक्सीजन के परमाणु जबकि दाईं ओर केवल 2 और दाईं ओर CO2 2 गुण करने पर। पहला है Fe2O3 प्लस CO2 तो Fe2 प्लस CO2। अब बाईं तथा दाईं दोनों ओर ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई है लेकिन कार्बन की संख्या असमान हो गई है। उसे हम संतुलित करने हेतु बाईं ओर CO2 के 2 से गुना करेंगे। फिर Fe2O3 प्लस 2CO जब Fe2CO इसी स्थिति में कार्बन तो दोनों तरफ संतुलित हो गया पर ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ
ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ असमान हो गया था। अतः कार्बन के ऑक्सीजन दोनों को संतुलित करने हेतु CO2 को तीन से गुना करेंगे। जैसे FeO3 प्लस 3CO2 Fe प्लस 3O2 बनाएगा। जैसे इसी स्थिति में कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। अब केवल बच गया आयरन। इसे संतुलित करना आसान है। दाईं ओर आयरन के 2 से गुना करेंगे, जैसे कि Fe2 और O प्लस 3CO2 Fe प्लस 3CO2। अब तत्वों की संख्या बाईं तथा दाईं ओर गौर से देखें, क्या उनकी संख्या बराबर है? हाँ तो हो गया समीकरण संतुलित। अतः समीकरण में यौगिकों की अवस्थाओं को दर्शाएं। जैसे लोहा और ऑक्सीजन सॉलिड है और प्लस 3CO या गैस के रूप में, तो 2Fe या सॉलिड है, 3CO2 या गैस है। यह एक संपूर्ण संतुलित समीकरण होगा। आगे है रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। पहला है गैस का निकलना, अवक्षेपण का बनना, रंग का परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, अवस्था परिवर्तन होना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो विभिन्न अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिकारकों को हम संयोजन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। संयोजन अभिक्रिया अन्य उदाहरण निम्नानुसार दिया जा सकता है, जैसे कि 2H या गैस है और O2 यह भी गैस के रूप में है, तो 2H2O या लिक्विड के रूप में प्राप्त हो रहा है। कार्बन सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस के रूप में है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और जो N2 या गैस के रूप में, O2 या भी गैस के रूप में है, तो 2NO बनाएगा। N2 गैस के रूप में है, 3H2 गैस के रूप में है, तो यह दोनों अभिक्रिया करके 2NH3 या भी गैस के रूप में आएगा। जिन अभिकारकों में उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रियाओं में निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है, जैसे कि व्यवस्थापन अभिक्रिया में लोहा है जो कॉपर सल्फेट को व्यवस्थापित कर रहा है, जैसे कि मिल के बना रहा है। लोहा और सल्फेट AQ प्लस कॉपर को अलग कर दिया। जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक और सल्फेट एक साथ हो गया और कॉपर को अलग किया। मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर बना रहा है। उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में आयरन, जिंक तथा मैग्नीशियम और कॉपर को कॉपर सल्फेट से व्यवस्थापित कर देता है। ऐसे अभिक्रियाओं को हम व्यवस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे कुछ महत्व के व्यवस्थापन अभिक्रिया निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है, जैसे कि 2KBr या AQCl AQ प्लस 2KCl Br 2KCl AQ प्लस Cl AQ 2KCl AQ प्लस S। अगला अंततः तीनों समूहों में एक और गतिविधियां करवाकर द्विविस्थापन अभिक्रिया को निम्न उदाहरण से समझाने से प्रयास करते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड AQ और सोडियम सल्फेट AQ। जब बेरियम सल्फेट अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम 2NaCl बनाता है, तो यह सफ़ेद, जब अभिक्रिया होता है तो यह सफ़ेद, और जब
Ag और NO3 जब और KCl जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो AgL और KNO3 बनाता है। और Pb और NO3 से और NO3 2 और NO2S क्यों से अभिक्रिया करता है तो PbS और 2NaCl बनाता है। यह काला जब काला होता है। आगे है उपयुक्त अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न हुए सोडियम कैल्शियम एक्यू तथा पोटेशियम NO3 रंगहीन तथा घुलनशील होते हैं तथा रंग बने हुए अवक्षेप BaSO4 AgL और PbS के कारण प्राप्त होता है। उपरोक्त तीनों अभिक्रियाएं दो आयनों को विस्थापन हो रहा है। उदाहरण अभिक्रिया सोडियम का विस्थापन बेरियम आयन द्वारा हो रहा है। यही स्थिति अन्य अभिक्रियाओं में देखी जा रही है। इसी कारण ऐसी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण निम्नानुसार दिया जा सकता है। अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे PbNO3 का ट्वाइस प्लस 2KCl जब अभिक्रिया तब PbCl2 और 2KCNO3 में दूसरा समीकरण BaCl जब और प्लस NO2 और CA3 जब अभिक्रिया करता है तब BaCO3 प्लस 2NaCl बनाता है। लोहे में जंग लगना इसका उदाहरण है। अब लोहे में जंग लगना जिससे कि लोहे की सतह पर लोहे की ऑक्साइड का एक पापड़ी जम जाती है और ठीक इसी प्रकार कपड़े की सतह पर पापड़ी जमा होता है और ठीक इसी प्रकार कॉपर के सतह पर भी हरे रंग का ऑक्साइड जमा हो जाता है। इन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से धातु का बहुत क्षय होता है और इसे संक्षारण की संज्ञा दी जाती है। भोज्य पदार्थ के अपचयन के कारण ही सड़ने की गंध आती है तथा वह खराब हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे गंध रोकने हेतु इसे ऑक्सीकृत करने वाला पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। आगे हम इस चैप्टर का प्रश्न देखेंगे। पहला इसमें बोल रहा है सही विकल्प को चुनकर उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो हमारा होगा भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो LPG का दहन होना या भौतिक परिवर्तन नहीं है। आगे है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो बर्फ का पिघलना यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि बर्फ का पिघलना एक भौतिक अभिक्रिया है। चौथा क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि विऑक्सीकृत गंधित हो जाते हैं। और आगे है CaF+2O3+2L जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो Al2O3+2Fe बनाते हैं। ऊपर की दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। आगे है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। तो एक्वारेजिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो आकार में परिवर्तन। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो यह ऊष्माक्षेपी होती है। अगला यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो
चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण परिवर्तित हो जाती है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे रिक्त स्थान को पूर्ति करें तो इसका दिया हुआ है उभय अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या उस अभिक्रिया को कहते हैं तो हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन अभिक्रियाओं को कहते हैं तो आयनिक यौगिक आयनिक अभिक्रियाएं जी। आगे है तीसरा, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे, लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे उत्पाद बनाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे है, एक वाक्य में उत्तर दें। उस गैस का नाम क्या है जो पॉप की ध्वनि से जलती है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का योग और तथा ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो अपचयन अभिक्रिया। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। आगे है, सत्य और असत्य चुनें। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यह कथन असत्य है। आगे है, यह कथन असत्य है। जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक के उपचयन कहलाता है। ये भी कथन असत्य है। आगे है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सत्य है। लोहे पर जंग लगना भौतिक क्रिया है? नहीं, यह असत्य है क्योंकि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया। आगे है, जोड़ा बनाए यानी मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो पहला का है हमारा ऊष्मा के द्वारा अपघटन। तो ऊष्मा के द्वारा अपघटन तो पहला का हमारा हो जाएगा। दूसरे पहले हम बनाते प्रकाश के द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? तो ऊष्मा के द्वारा अपघटन ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युतीय अपघटन, ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आगे है, 2 अंक का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने पर पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने में पूर्व मैग्नीशियम रिबन को हम साफ किया जाता है क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो उत्तर, श्वसन एक मंददान ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से वाष्प ATP के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है अतः इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अब अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया जब दो क्रियाकारकों अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं उस विलयन को हम उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाती है इस क्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BCl2 बना रहा और Na2SO4 और मिलकर अभिक्रिया करके BSO4 सॉलिड और प्लस NaCl या लिक्विड में। अगला है जलीय विलयन, Q से जलीय विलयन। चौथा क्वेश्चन है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है हमारा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री को वायु या ऑक्सीजन के संपर्क से अधिक समय तक रहने पर उपचयित
उपचारित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत गंध हो जाता है इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। आगे 5वां क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर उदाहरण साहित्य समझाएं। तो पहला संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि Cu प्लस O मिलकर अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है। आगे है हमारा CaO प्लस H2O मिलकर बना रहा है CaOH का ट्वाइस। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण दीजिए। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का अपचयन होता है तथा दूसरे का उपचयन होता है और रेडॉक्स या उपपचय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए Fe2O3 प्लस 3CuO मिलकर 2Fe प्लस 3Cu बना रहा है। आगे हमारा है 7वां है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो उत्तर, लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए उनको पेंट करते हैं जिससे कि वे नमी संपर्क में ना आए। 8वां क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है या हवा में श्वेत जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इसे हम सुरक्षित रखने के तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है आगे है हमारा सोडियम को मिट्टी के तेल में, ये तो हो गया हमारा। दावा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्यों? तो इसका दावा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, अतः इसे हम रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन होते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में एक जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ उत्पादन प्रदान करता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CuSO4 प्लस Cu प्लस SO4। आगे है 3 अंक का प्रश्न है। पहला क्या होता है जबकि जिंक धातु एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं? तो इसका उत्तर है विलयन का रंग उड़ जाता है क्योंकि जिंक कॉपर के विस्थापन का रंगहीन जिंक सल्फेट विलयन बनाता है। जैसे ZnO प्लस Cu4 प्लस ZnSO4 प्लस 3 आगे है एल्युमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। तो उत्तर एल्युमिनियम अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है और एल्युमिनियम क्लोराइड का रंगहीन विलयन बनाती है। जैसे कि 2LO प्लस 6HCl 2LaCl प्लस 3H2। आगे है सिल्वर धातु
का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो उत्तर सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? एक उदाहरण देकर उदाहरण की सहायता से समझाएं। हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड गर्म करने पर उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है, जैसे कि CuO+H2O मिलकर Cu+H2 बनाता है। इस अभिक्रिया में CuO यह ऑक्सीजन का ह्रास होता है तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ता है जो क्रमशः अपचयन और उपचयन अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे है तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए जाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसको, जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोए जाते हैं तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसे यम विलयन का रंग बदल जाता है। आगे है, आलू के चिप्स की थैली में नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित करते हैं, समझाएं। तो आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उनमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, जिसमें चिप्स उपचयन ना तो हो सकते हैं और इसलिए आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में नाइट्रोजन से भरते हैं। आगे है पांचवा क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर, संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण के अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, जैसे कि CuSO4 + Fe में अभिक्रिया करके FeSO4 + Cu बना रहा है। अगला विकृत घनता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उत्तर, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्रियों एवं ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत गंध हो जाते हैं। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए इन्हें हम नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। आगे है मतलब पहला क्वेश्चन है, 4 अंक वाला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाए। तो इसका पहला है तो N2 + 3H2 जब दोनों अभिक्रिया किया तो 2Na3। दूसरा है, हाइड्रोजन सल्फर गैस का वायु में दहन होने पर एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो 2H2S + 3O2 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो 2H2O 2SO2। आगे एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षेप देता है। तो Al2SO4 का थ्राइस और B3BaCl2 जब दोनों अभिक्रिया करता है तो 2AlCl3 + 3BaSO4। आगे पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो 2K + 2H2O जब आपस में अभिक्रिया करता है तो 2KOH + H2। आ गया दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो
पहला है पेट्रोल का वाष्पीकरण, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है एलपीजी का दहन, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठोस अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। आगे है किसी लोहे की क्षार को रक्त तप्त करना, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी और कौन सा ऊष्माशोषी है। तो पहला है फेरस सल्फेट का अपघटन, तो ऊष्माक्षेपी है क्योंकि गर्म करने पर अपघटन होता है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तो ऊष्माक्षेपी है, जल मिलने पर विलयन गर्म हो जाता है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, तो यह एक ऊष्माक्षेपी है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलना, तो यह एक ऊष्माशोषी है। आगे है चौथा क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है, उदाहरण दीजिए। इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जैसे कि CH4 या गैस है 2O2 जो जब दोनों अभिक्रिया करता है तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ऊष्मा। अगला अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, जैसे 2BaNO3 का ट्वाइस और 2Pb प्लस 4NO2 प्लस O2। आगे है पांचवा क्वेश्चन संरक्षण को परिभाषित कीजिए और संरक्षण के बचाव को दो उदाहरण दीजिए। तो इसको जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता नमी आदि के संपर्क में आते हैं तब ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम संरक्षण कहते हैं। उदाहरण लोहे में जंग लगना अर्थात तो उस पर लाल भूरा परत जम जाना, चांदी की सतह काली पड़ना। आगे व्यस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, अंतर दीजिए। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो व्यस्थापन अभिक्रिया एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। समीकरण के लिए भी व्यस्थापन अभिक्रिया FeCuSO4 जब आपस में अभिक्रिया करता है तो FeSO4 यहाँ जो कॉपर को मतलब विस्थापित कर रहा था CO। अगला द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसे Na2SO4 प्लस BaCl तो 2NaCl प्लस BaSO4 खत्म।